नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी की मंजूरी मिली। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने बिग टेक कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा रोधी प्रथाएं शीर्षक से रिपोर्ट पेश की। लोकसभा में जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया। और आइए बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग रूपों के बारे में। नासा के परसिवरेंस मिशन ने मंगल ग्रह पर प्रथम नमूने एकत्रित किए और दूरसंचार विभाग ने घरेलू दूरसंचार उपकरण उत्पादन को बढ़ावा देने और बाधाओं को दूर करने के लिए 4 कार्यबलों का गठन किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी की मंजूरी मिली। सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक विनियमित फंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यहाँ लाभ अर्जक सामाजिक उद्यम और गैर लाभ अर्जक संगठन सामाजिक उद्देश्यों से धन जुटा सकते हैं। वर्तमान में सामाजिक क्षेत्र से जुड़े संगठन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, परोपकारी या सरकारी अनुदान आदि के माध्यम से धन जुटाते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करें तो इसमें यूनाइटेड किंगडम का सोशल स्टॉक एक्सचेंज, कनाडा का सोशल वेंचर कनेक्शन और सिंगापुर का इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज शामिल है। भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज का विचार केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में पेश किया था। बाद में सरकार ने प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956 के तहत एक नई प्रतिभूति जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल को गैर लाभकारी संगठन सार्वजनिक या निजी तौर पर जारी कर सकते हैं। इसे जारी करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकरण कराना जरूरी है। इससे पहले जुलाई 2022 में सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए नियम अधिसूचित किए थे। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के कई लाभ हैं, जैसे कि इक्विटी के जरिए सामाजिक हित में लोगों की भागीदारी को संभव बनाता है, वंचित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराता है, निजी क्षेत्र की भागीदारी का लाभ उठाता है और इस तरह विकास से जुड़े लक्ष्यों की प्राप्ति में सरकारी प्रयासों के संपूरक की भूमिका निभाता है। ये सामाजिक उद्यमों या इम्पैक्ट निवेशकों को एक साझी मंच पर लाता है। साथ ही ये मानक रिपोर्टिंग के माध्यम से धन जुटाने के साथ साथ संचालन और वित्तीय जानकारी को भी सार्वजनिक करता है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज शासकीय प्राधिकरण द्वारा विनियमित होता है। सामाजिक उद्यम के तहत ये परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने में सहायता करता है। स्वयंसेवी संगठन इनके द्वारा पसंदीदा प्रतिभूतियों के साथ सूचीबद्ध हो जाते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए संस्थागत निवेशक प्रतिभूतियों को जारी करते हैं और व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा खुदरा निवेशक इम्पैक्ट जारीकर्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं में धन का निवेश करते हैं। तो इस तरीके से सोशल स्टॉक एक्सचेंज के कई सारे लाभ हैं और ये कई डायमेंशंस में फायदेमंद हैं। और आइए अब बात करते हैं केंद्र राज्य संबंधों की। यहाँ हम बात करेंगे वित्तीय संबंधों की। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने बिग टेक कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा रोधी प्रथाएं शीर्षक से रिपोर्ट पेश की है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में पेश की गई है जब गूगल और एप्पल जैसी बिग टेक कंपनियों द्वारा अपने बाजार एकाधिकार का दुरुपयोग करने के खिलाफ विश्व भर में जांच की जा रही है। गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों पर प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार, इन ऐप परचेजिंग सिस्टम आदि के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कार्रवाई भी की है। अब प्रश्न ये है कि आखिरकार बिग टेक कंपनियों को विनियमन की आवश्यकता क्यों है? दरअसल बिग टेक प्लेटफॉर्म्स ने सूचना के वितरण पर एकाधिकार हासिल कर लिया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर भंडारित संवेदनशील डेटा का दुरुपयोग किए जाने पर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। स्टार्टअप्स के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने जरूरी हैं। हेट स्पीच और भ्रामक सूचना जैसी सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों के मामलों में जवाबदेही तय करना जरूरी है। समिति द्वारा कई अन्य सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि समिति ने कहा है कि विशाल बिग टेक कंपनियों के एकाधिकार से निपटने के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल मध्यवर्तियों की परिभाषा तय की जानी चाहिए। इसके अलावा कंपनियों का वर्गीकरण राजस्व, बाजार, पूंजीकरण और सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर किया जा सकता है। गूगल के स्वामित्व वाली कंपनी अल्फाबेट, फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी मेटा और अमेज़न जैसी विशाल बिग टेक कंपनियों को विश्व भर में महत्वपूर्ण डिजिटल मध्यवर्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त है। निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी डिजिटल इकोसिस्टम सुनिश्चित करने के लिए एक अलग डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम बनाया जाना चाहिए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अधीन एक विशेष डिजिटल बाजार यूनिट गठित की जानी चाहिए। इससे सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट डिजिटल इंटरमीडियरीज पर बारीकी से नजर रखी जा सकेगी। विज्ञापन के लिए डेटा उपयोग पर सख्त विनियमन की जरूरत है।
साथ ही भारी छूट, बंडलिंग, सेवाओं या वस्तुओं की टाइंग आदि पर अंकुश लगाना भी जरूरी है। टाइंग का मतलब है किसी मनपसंद या आवश्यक उत्पाद की खरीदारी के लिए अन्य संबद्ध या अतिरिक्त उत्पाद की खरीद को अनिवार्य बनाना। अगला टॉपिक है, लोकसभा में जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए विश्वास आधारित गवर्नेंस को और बढ़ावा देना है। इसके लिए मामूली अपराधों को गैर आपराधिक और युक्ति संगत बनाने तथा मौद्रिक दंडों को भी तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस विधेयक के जरिए द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, फार्मेसी एक्ट 1948, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 आदि में संशोधन किए जा रहे हैं। इस संशोधन विधेयक के पारित होने से कुछ महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे, जैसे कि अदालती हस्तक्षेप के बिना निर्णय और प्रशासनिक तंत्र द्वारा बड़ी संख्या में मामलों को निपटाया जा सकेगा। मामूली उल्लंघनों और डिफॉल्ट जैसे मामलों में व्यक्तियों को अपने स्तर पर सुलझाने में सक्षम बनाया जा सकेगा, जिससे कि समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत हो सकेगी। और आइए अब बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के महत्व के बारे में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उद्यमिता, नवाचार और परिसंपत्ति निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। विनियामक बोझ कम होने से उद्यमी अपना समय उत्पादकता बढ़ाने में लगा सकते हैं। बेहतर बाजार दक्षता और कम विनियामक बोझ होने से उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा निवेशकों की सोच में बदलाव लाकर विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलती है। साथ ही प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करके निर्यात को बढ़ावा मिलता है। आइए अब आपको बताते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए की गई पहलों के बारे में। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाकर 4 श्रम कानूनों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा श्रम सुविधा पोर्टल का विकास किया गया है, जो कि निरीक्षणों की रिपोर्टिंग और रिटर्न जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा कंपनी के निगमीकरण में लगने वाले समय और प्रयासों को बचाने के लिए वेब आधारित स्पाइस प्लस और एजाइल प्रो फॉर्म लॉन्च किए गए हैं। सरकार ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के माध्यम से समर्पित वाणिज्यिक अदालतें स्थापित की हैं और साथ ही आधुनिक दिवालियापन समाधान प्रणाली शुरू की है। और आइए बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग रूपों के बारे में। चैट जीपीटी नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक नए चैटबॉट ने एक नई बहस छेड़ दी है कि एआई में वास्तव में क्या क्या शामिल है। चैट जीपीटी को ओपन एआई नामक एक तकनीकी स्टार्टअप ने शुरू किया है। एआई एक ऐसी प्रणाली है जो मानव बुद्धि और विचार प्रक्रियाओं का अनुकरण करने में सक्षम होती है। इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स आदि। एआई के अलग अलग प्रकारों की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की। इसे एक कमजोर एआई भी कहा जा सकता है। ये कंप्यूटर प्रणाली की वो क्षमता है जो कम परिभाषित कार्यों को मानव की तुलना में बेहतर तरीके से संपन्न कर सकती है। ये एआई विकास का अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। उदाहरण के लिए स्वचालित वाहन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस आदि। दूसरा है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसे मजबूत एआई या मानव स्तरीय एआई भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक कंप्यूटर सिस्टम किसी भी बौद्धिक कार्य में मनुष्यों से आगे निकलने में सक्षम होता है। ये गहन और जटिल समस्याओं को हल करने, अनिश्चित परिस्थितियों में निर्णय लेने और पूर्व ज्ञान को अपने वर्तमान तर्क में प्रयोग करने में सक्षम होता है। तीसरा है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होगा जिसमें वैज्ञानिक रचनात्मकता, सहज बुद्धि और सामाजिक कौशल सहित लगभग हर क्षेत्र में इंसानों से बेहतर प्रदर्शन की क्षमता होगी। अगला टॉपिक अंतरिक्ष क्षेत्र से है। नासा के परसिवरेंस मिशन ने मंगल ग्रह पर प्रथम नमूने एकत्रित किए। परसिवरेंस रोवर मिशन नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। ये मंगल ग्रह के रोबोटिक अन्वेषण का एक दीर्घकालिक प्रयास है। परसिवरेंस का उद्देश्य है मंगल ग्रह पर सूक्ष्म जीवीय जीवन के संकेतों की तलाश करना, भविष्य के मानव अन्वेषणों की तैयारी करना और पृथ्वी पर लाने के लिए मंगल की चट्टानें और रेगोलिथ के नमूने एकत्र करना। हाल ही में परसिवरेंस रोवर ने संग्रह किए गए चट्टान के नमूने से भरा टाइटेनियम ट्यूब मंगल ग्रह की सतह पर छोड़ दिया है। मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर से आग्नेय चट्टान के नमूने एकत्र किए गए हैं। इस क्रेटर को साउथ साइताह भी कहा जाता है। ये नमूने 3 फॉक्स नामक स्थान पर रखे जा रहे हैं। ये किसी अन्य दुनिया में स्थापित अपनी तरह का पहला नमूना संग्रह डिपो है। ये डिपो एक बैकअप के रूप में कार्य करेगा। यदि परसिवरेंस इन नमूनों को पृथ्वी पर भेजने में सफल नहीं हुआ तो इस बैकअप की मदद से नासा भावी मिशन के माध्यम से इन्हें पृथ्वी पर लाएगा। मंगल ग्रह का काफी महत्व है। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के साक्ष्यों से ये पता चलता है कि मंगल ग्रह कभी जल से भरा हुआ था और साथ ही ये गर्म और सघन वातावरण वाला भी था। ये सभी लक्षण रहने योग्य वातावरण की संभावना का संकेत देते हैं।
ये वो संभावित ग्रह हैं जिस पर मनुष्य लंबे समय तक रह सकता है या निवास कर सकता है। जैसे कि शुक्र और बुध का तापमान बहुत ज्यादा है, वहीं बृहस्पति और इसके बाद स्थित सौरमंडल के सभी ग्रह गैस से बने हुए हैं और बहुत ठंडे हैं। इसलिए मंगल ग्रह की अपनी इंपॉर्टेंस है। मंगल ग्रह पर और भी कई उपग्रह भेजे गए हैं, जैसे भारत का मंगलयान, यूएई का होप, चीन का तियानवेन 1, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मार्स एक्सप्रेस और एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर। इसके अलावा नासा का मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर, मार्स ओडिसी, माविन और क्यूरियोसिटी रोवर। अगली खबर संचार एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। दूरसंचार विभाग ने घरेलू दूरसंचार उपकरण उत्पादन को बढ़ावा देने और बाधाओं को दूर करने के लिए 4 कार्यबलों का गठन किया। कार्यबलों को कई कार्य सौंपे गए हैं, जैसे कि घरेलू दूरसंचार उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को मजबूत करने और वैश्विक विनिर्माताओं को आकर्षित करने के लिए चरणबद्ध रूप से विनिर्माण कार्यक्रम पर सिफारिशें देना। इसके अलावा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए नीतिगत सुझाव देना, साथ ही लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए समय सीमा में सुधार करने और इन्वेंट्री को कम करने के उपाय सुझाना, और 5G उत्पादों के विकास तथा निर्माण के लिए नए अवसरों की पहचान करना। दरअसल दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आयात पर निर्भरता ज्यादा है। संचार प्रणाली से संबंधित अधिकांश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विदेशी विनिर्माताओं से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा चीन के मामले में सुरक्षा संबंधी खतरा भी मौजूद है। भारत के दूरसंचार क्षेत्र में चीनी दूरसंचार उपकरण विनिर्माता कंपनियों का वर्चस्व है। इससे जासूसी, साइबर हमले आदि में चीन की भूमिका की आशंका को बल मिला है। दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण से अलग अलग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज बनाने और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों की मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी। बैकवर्ड लिंकेज का मतलब ये है कि किसी उत्पाद को बनाने में किन किन सामग्रियों का योगदान है, यानी कि वो की प्रोडक्ट्स बनाना जिनसे कि फाइनली फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। वहीं फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब है कि उस उत्पाद से आगे कौन से अन्य उत्पाद निर्मित या फिर उत्पादित किए जा सकते हैं। तो बेसिकली बैकवर्ड लिंकेज का मतलब रॉ मटेरियल है और फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब है कि फाइनल प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो। और आइए अब आपको उन पहलों के बारे में बताते हैं जो दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई हैं। दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन यानी PLI योजना की घोषणा की गई है। सेल्युलर मोबाइल हैंडसेट के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात कम करने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भरोसेमंद उत्पादों को मंजूरी देने के लिए ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल यानी TTP शुरू किया गया है। इसे दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क में स्थापित कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। अनिश्चित काल के लिए स्थगन, साइन डाई। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। ये स्थगन शीतकालीन सत्र के निर्धारित समय से 6 दिन पहले किया गया है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन का मतलब है संसद की बैठक को अनिर्धारित समय के लिए समाप्त करना। इसके तहत सदन की पुनः बैठक की तिथि निर्धारित किए बिना सदन को स्थगित कर दिया जाता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। अगली खबर है एनोनिमस राजनीतिक चंदा। हाल ही में चुनाव आयोग ने अज्ञातकृत राजनीतिक चंदे की मौजूदा सीमा को 20,000 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। राज्यसभा में इससे जुड़े प्रश्न का जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि वो इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इससे पहले चुनाव आयोग ने काले धन के चुनावी चंदे के रूप में उपयोग को समाप्त करने के लिए नकद चंदे को 20% या अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक सीमित करने का भी प्रस्ताव दिया था। इन प्रस्तावों का उद्देश्य राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चंदे और उम्मीदवारों द्वारा किए गए चुनावी खर्च में पारदर्शिता और सुधार लाना था। अगला टॉपिक है ग्रीन वॉशिंग। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने ग्रीन वॉशिंग के जोखिम से बचाव के लिए हरित वित्त के वर्गीकरण का आह्वान किया है। ग्रीन वॉशिंग आम जनता को ये विश्वास दिलाने का एक तरीका है कि कंपनियां, स्वायत्त या नागरिक प्रशासक पर्यावरण के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो उनका प्रयास बहुत कम होता है। ग्रीन वॉशिंग प्रथा में किसी उत्पाद को या नीति को पर्यावरण के अनुकूल या वास्तविकता से कम नुकसानदेह बताने की प्रवृत्ति शामिल होती है। जैसे कि अक्सर कई फैक्ट्रियां या कोई प्लांट लगा होता है तो वो अक्सर ये दिखाते हैं कि हमारे यहाँ से सपोज दैट कि 100 टन उनके यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, लेकिन वो दिखाएंगे कि नहीं हमारे यहाँ से 20 टन ही निकल रहा है, बाकी 80% को हम ऐसे मिटिगेट करते हैं, हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हम वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से ये जो पूरी कवायद होती है छिपाने की, इसको बेसिकली ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। अगला टॉपिक है गृह यानी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट।
नई दिल्ली स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI मुख्यालय ने गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है। गृह को एक निजी संस्थान टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। इसे भारत सरकार ने वर्ष 2007 में हरित भवनों के लिए राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली के रूप में अपनाया था। ये किसी इमारत के संपूर्ण अस्तित्व अवधि चक्र के दौरान समग्र रूप से उसके पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। इस तरह से यह हरित भवन के निर्माण के लिए एक निश्चित मानक प्रदान करता है। भारत ने गृह को UNFCCC के समक्ष प्रस्तुत किए गए अपने उद्दिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों यानी INDCs को शामिल किया है। इस तरह इसे भारत की अपनी हरित भवन रेटिंग प्रणाली के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। प्रोजेक्ट लायन। संसद को सूचित किया गया कि प्रोजेक्ट लायन दस्तावेज लायन एट 47 विजन फॉर अमृतकाल तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य शेरों के पर्यावास को सुरक्षित और पुनर्बहाल करना है। प्रोजेक्ट लायन के अंतर्गत गुजरात में एशियाई शेरों के परिदृश्य पारिस्थितिकी आधारित संरक्षण की परिकल्पना की गई है। ऐसा संरक्षण और पारिस्थितिकी विकास को एकीकृत करके किया जाएगा। इसे गुजरात में गिर राष्ट्रीय पार्क में लागू किया जा रहा है, क्योंकि एशियाई शेर केवल यहीं पाए जाते हैं। एशियाई शेरों को IUCN में एंडेंजर्ड की सूची में शामिल किया गया है। भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और साइट्स के परिशिष्ट 1 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। एशियाई शेरों को अवैध शिकार, पर्यावास विखंडन और एक ही स्थान पर एक ही आबादी के साथ आनुवांशिक अंतः प्रजनन से खतरा है। अगला टॉपिक है अनियंत्रित पुनः प्रविष्टियां। विशेषज्ञों ने अनियंत्रित पुनः प्रविष्टियों को प्रतिबंधित करने के लिए राष्ट्रीय और बहुपक्षीय दोनों तरह के प्रयासों का आह्वान किया है। अनियंत्रित पुनः प्रविष्टियां किसी रॉकेट के पुर्जों के अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर अनिर्देशित रूप से गिरने की एक घटना है। ये घटना तब देखी जाती है जब कोई अंतरिक्ष मिशन पूर्ण हो जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ पुर्जे पूरी तरह से जल जाते हैं, जबकि कुछ नहीं जल पाते हैं। हालांकि टुकड़ों के गिरने की गति बहुत ज्यादा होती है, जो जानलेवा हो सकती है। वर्तमान में रॉकेट चरण की नियंत्रित पुनः प्रविष्टियां सुनिश्चित करने के संबंध में कोई अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी समझौता नहीं है। इसके अलावा न ही ऐसा करने वाली प्रौद्योगिकियों पर कोई समझौता है। इसके अलावा लायबिलिटी कन्वेंशन 1972 देशों को नुकसान के लिए भुगतान करने का प्रावधान करता है। ये कन्वेंशन नुकसान की रोकथाम के प्रावधान नहीं करता है। आसियान इंडिया ग्रासरूट्स इनोवेशन फोरम ग्रासरूट इनोवेशन प्रतियोगिता में भारत की एक नवोन्मेषक शालिनी कुमारी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आसियान इंडिया GIF का आयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है। इसे पहली बार वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था। ये सरकारी अधिकारियों, जमीनी नवोन्मेषकों, छात्र नवोन्मेषकों, शिक्षाविदों आदि को साथ लाकर जमीनी नवाचार प्रणाली के विकास को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसे आसियान की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार समिति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत आयोजित करते हैं। अगला टॉपिक है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है। ये एक साहित्यिक सम्मान है। इसे प्रमुख भारतीय भाषाओं में से किसी भाषा में प्रकाशित साहित्यिक विशेषताओं वाली उत्कृष्ट कृतियों के लेखकों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये सम्मान संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा की कृतियों को भी मान्यता प्रदान करता है। पुरस्कार में तांबे की पट्टिका वाली एक मंजूषा, एक शॉल और 1 लाख रुपए की राशि शामिल है। साहित्य अकादमी एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करती है। ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। अगला टॉपिक है हुंडी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में चालू वित्त वर्ष में हुंडियां 1000 करोड़ रुपए की संख्या को पार कर गई हैं। हुंडी एक तरह के ड्रॉप बॉक्स हैं, जहां उपासक देवी देवताओं के लिए भौतिक भेंट के प्रतीक के रूप में धन डालते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में हुंडी का इस्तेमाल पहले व्यापार और ऋण के लेन देन में वित्तीय साधन के रूप में किया जाता था। इनका इस्तेमाल विप्रेषण के साधन, ऋण या व्यापार के लेन देन के लिए भी किया जाता है। और आइए बात करते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में। गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म पटना में वर्ष 1666 में हुआ था। इनकी माता का नाम गुजरी और पिता गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे। वे फारसी, अरबी, संस्कृत और पंजाबी भाषा के ज्ञाता थे। उन्होंने दशम ग्रंथ की रचना की थी। गुरु गोबिंद सिंह ने वर्ष 1699 में खालसा के 5 ककार या सिद्धांतों की स्थापना की थी, जिसमें शामिल थे केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण।
खालसा पंथ की स्थापना लोगों को उत्पीड़न से बचाने की इनकी इच्छा का परिणाम था। इन्होंने सिखों की पवित्र खालसा वाणी की स्थापना की थी, जिसे हम लोग वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह के नाम से जानते हैं। 1708 में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम सिख गुरु घोषित किया था। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। तो चर्चा करते हैं उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक क्षेत्र के बारे में। वैज्ञानिक उत्तरी अमेरिका की 5 ग्रेट लेक्स में से एक ह्यूरन लेक के जल रसायन विज्ञान के रुझानों का पता लगाने के लिए एक सेंसर नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं। ग्रेट लेक्स पूर्व मध्य उत्तरी अमेरिका में गहरे ताजे जल की झीलों की एक श्रृंखला है। इसमें लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो शामिल हैं। ग्रेट लेक्स का संयुक्त क्षेत्र दुनिया में ताजे जल के सबसे बड़े क्षेत्र को दर्शाता है। मिशिगन झील को छोड़कर अन्य झीलें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।